नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज आपके लिए एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं आपका फेवरेट शो, जहां हम मेडिकल प्रोफेशनल से बात करते हैं और कोरोना से जुड़े तमाम सवालों के जवाब भी आप तक पहुंचाते हैं। और आज हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अस्मिता मेहता, डॉक्टर अस्मिता मेहता जुड़ गई हैं, जो कि HOD हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पे। थैंक यू सरगम। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी को बता दें कि TV9 डिजिटल ने एक खास मुहिम की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन। लेकिन आखिरकार ये मुहिम क्या है, आइए नजर डालते हैं। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. डॉक्टर, कोरोना की जो दूसरी लहर है उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है, केसेस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से हम हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में सुन रहे हैं, जिसे साइलेंट हाइपोक्सिया भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आज पूछना चाहूँगी, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिरकार ये क्या है। Yeah, it's a very good question, Sargam. Thank you so much for the question. So the second wave, or 16172 variant, or the Delta variant, which has been now been labeled by WHO, has come, and the salient feature of that particular variant was hypoxia. The happy hypoxia. It should not be called happy. I don't agree with that happy word, but the silent hypoxia is the better word. And silent hypoxia happens when the patient, अभी यदि आपको सांस कष्ट हो रहा है तो आप सांस जल्दी लेना चालू करेंगे, आपकी सांस का रेट बढ़ जाएगा, या यदि मैं कंफर्टेबल हूँ, दैट इज अनकंफर्टेबल फीलिंग जो पेशेंट को होती है जब पेशेंट हमारे पास आता है और बोलते हैं कि उनको सांस कष्ट हो रहा है, क्योंकि उनको कष्ट हो रहा है। व्हेन आपको वो फीलिंग नहीं आती है तब आपको उसको हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी परेशानी नहीं है, पर जब आपका ऑक्सीजन लेवल देखते हैं तो वो कम होता है। वो पर्टिकुलरली सेकंड वेव में या फिर डेल्टा वेरिएंट में ज्यादा देखा गया है। जी डॉक्टर, द वेरी सरप्राइजिंग थिंग इज दैट the patient doesn't feel any breathing difficulty when he has silent hypoxia or happy hypoxia, and still the oxygen level drops considerably. So what is the reason behind that? सरप्राइजिंगली मीडिया वालों ने इसको इतना बहुत कुछ कवरेज किया है, पर साइंटिफिक जर्नल में उसके बारे में इतनी बातें नहीं हुई है। और सच बताए तो वो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। आपको लाइक एज अ पर्सन यू शुड आस्क साइंटिफिकली व्हाई करेक्ट। और आई एम श्योर दैट आजकल तो सबके पास अभी घर पे पल्स ऑक्सीमीटर होंगे ही होंगे। तो वो अपना ऑक्सीजन लेवल देखते हैं, उनको मालूम होता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल 93 है या फिर 92 है, जबकि उनको कोई परेशानी नहीं है। फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं और हम देखते हैं तो हम भी कभी कभी तो परेशान हो जाते हैं कि इतना ऑक्सीजन लेवल कम कैसे है और पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक या दो थियरी जो साइंटिस्ट ने अभी तक पब्लिश किया है जर्नल में, वो उसमें से मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी। एक थियरी ये है कि जो डेल्टा वेरिएंट या फिर कोविड वायरस जो भी है, वो हमारी बॉडी में एक रिसेप्टर के साथ एंटर होता है जो एसी रिसेप्टर बोलते हैं, और इसीलिए जो हाइपरटेंसिव वगैरह पेशेंट है उनको ज्यादा परेशानी होता है। ऐसे पहले वेव में भी मालूम हुआ था, अभी सेकंड वेव में भी यही मालूम है कि एसी रिसेप्टर के साथ ये बाइंड होते हैं, और ये जो एसी रिसेप्टर है वो ही ऑक्सीजन लेवल कम या ज्यादा होता है वो ब्रेन को पता कराते हैं। इसीलिए यदि ये कोविड वायरस उसके साथ बाइंड हो जाता है तो ब्रेन को ये
इम्पल्स या फिर ये स्टिमुलेशन या फिर ये रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। उसी वजह से शायद वो रिस्पॉन्स ब्लंट होने की वजह से पेशेंट का जो नॉर्मल रिस्पॉन्स, जो केमिकल रिएक्शन होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, तो एक केमिकल रिस्पॉन्स होता है कि आप ज्यादा सांस लेने लगोगे, आप ऑक्सीजन का लेवल सही करने की कोशिश करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम करने की कोशिश करोगे, वो आप नहीं कर रहे हैं। द रीजन इज कि कोविड वायरस वो जो एसी रिसेप्टर से बाइंड करता है वो ही रिस्पॉन्स देता है ब्रेन को ऑक्सीजन लेवल ठीक करने के लिए। दूसरा जो साइंटिस्ट ने पता किया है या फिर वो जो कॉमनली मालूम है कि ये हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेज है। तो हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेज ये होता है कि आपके लंग्स में जो छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, उसको क्लॉट करता है। वो इतना बड़ा क्लॉट नहीं होता है कि हमें इमीडिएटली मालूम हो जाए या फिर पेशेंट बहुत सिक हो जाए जिससे इमीडिएटली आप ज्यादा सांस लेने पड़ोगे या फिर आईसीयू में भर्ती हो जाओगे, ऐसे नहीं होता है। बट स्लोली वो ऑक्सीजन कम करता रहता है और बाय द टाइम पेशेंट प्रेजेंट to the emergency room, it is too late. Those are the two commonest reasons which we have come across. और तीसरा ये है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसको अभी एक्यूट वास्कुलर डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं क्योंकि कोविड वास्कुलेचर इज ब्लड वेसल्स, जो रुधिर वाहिनी या फिर ब्लड वेसल्स होती है उसको क्लॉट करता है। इसीलिए ये लंग्स के मेनली जो सेकेंड वेव जो था उसमें लंग्स का सिम्टम्स ज्यादा मिल रहे थे, पेशेंट को ज्यादा आईसीयू ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसीलिए तो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी पूरे इंडिया में। तो जो एक्यूट वास्कुलर डिस्ट्रेस सिंड्रोम है उसको भी इसका एक हैप्पी हाइपोक्सिया का कारण बता सकते हैं सरगम जी। Doctor, I was reading a few reports in the newspapers lately, and please correct me if I'm wrong. I was reading that happy hypoxia was responsible for more deaths in youngsters as compared to the older generation. Why is that so? You are very correct. And it's not only the news, it is really a matter of concern that we are facing people of age 30 to 40 years. They are coming. So what I have come across in the second wave of COVID is the patients who develop fever. हमने पहले भी कोविड देखा था। इन द फर्स्ट वेव व्हाट वाज हैपनिंग इज स्मेल कम हो जाएगी, फिर फीवर आने लगेगा, फिर बॉडी एक होने लगेगा, फिर ये सारी कंप्लेंट यूजुअली पेशेंट को डॉक्टर के पास जल्दी ले जाती है। तो सेकंड वेव में क्या होता है कि खांसी ज्यादा नहीं है, उनको नेजल स्टफीनेस होता है और यंग पेशेंट है तो उनको लगता है कि वो अभी तो सीजनल होगा या फिर थोड़ा सा वायरल फीवर है, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो वो इतना माइंड नहीं करते, उनको लगता है कि ठीक हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा बहुत फीवर आना चालू करता है, फिर चेस्ट पेन होता है। जब चेस्ट पेन और ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है तब तक तो वायरस ने इतना मल्टीप्लाई बॉडी में कर लिया होता है कि बाय द टाइम दे रीच टू द हॉस्पिटल वी फाइंड दैट उनका ऑक्सीजन लेवल तो 90 से बहुत कम है। और कभी कभी तो हमने ये भी देखा है कि वो ऑक्सीजन लेवल इतना कम है कि वो तो सर्वाइवल के लिए पॉसिबल, हमने 60% 70% देखा है, जो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि यदि 60% ऑक्सीजन में पेशेंट का ब्रेन कैसे काम करता है। there is many things which is baffling to the medical science के ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो एक रीजन मैं आपको बताना चाहूंगी सरगम जी कि ये एक कारण ये भी हो सकता है कि जो पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग दिखाता है वो रीडिंग शायद इतना एक्यूरेट नहीं होता है। तो उसकी वजह से भी हम जो 60% देखते हैं उनका आर्टेरियल ऑक्सीजन लेवल इतना कम नहीं होता है। तो ऑक्सीजन लेवल डेफिनेटली कम है, ये नहीं बोलती हूँ कि वो गलत दिखा रहा है, टोटली गलत नहीं है, पर इतना कम भी नहीं होगा जो हम ब्लड चेक करके पता कर सकते हैं। जी जी जी। और यदि आप बताना चाहते थे कि ये यंग लोगों में क्यों हो रहा है, तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यंग लोग को सिम्टम्स डिफरेंट है, वो उतने सीरियसली नहीं लेते हैं इतने सिम्टम्स को, एंड दे प्रेजेंट लेट, and the reason of hypoxia is same in elder population as well as younger population. Ma'am, what I am thinking is how do we get to know about a disease? We usually witness some of the symptoms, right? Like we have fever, breathing difficulty. When we talk about happy hypoxia, it is observed that there are no symptoms whatsoever. The patient talks to their near and dear ones very nicely. He doesn't have any fever. He doesn't have any breathing difficulty. Then how do we get to know that we have happy hypoxia?
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरगम जी, क्योंकि कौन, यदि हम डॉक्टर को भी मालूम नहीं हो जी सकता तो फिर साधारण पॉपुलेशन या फिर जिनको लेमैन बोलते हैं उनको कैसे मालूम होगा, जी या फिर वो कैसे अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी सोच सकते हैं कि उनको हाइपोक्सिया हो रहा है। तो एक एक वार्निंग सिम्टम मैं सबको बताना चाहूंगी, वो ये है कि यदि आप कोई भी कोविड पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आए हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत भी सर्दी जुकाम या कुछ भी हो रहा है, हम्म इट्स बेटर टू चेक ऑक्सीजन सैचुरेशन। और शायद ऑक्सीजन सैचुरेशन में यदि आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 96 to 100 होना चाहिए, 96 to 94 इज द विंडो ओके जो आप ले सकते हो कि ओके यू कैन मैनेज। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होता है, और स्पेसिफिकली मैं जो फोन कंसल्टेशन या फिर टेली कंसल्टेशन करते हैं उनमें हम स्पेसिफिकली बताते हैं कि उनका नहाने के बाद ऑक्सीजन लेवल देखे, क्योंकि नहाना इज अ फिजिकल एक्सरसाइज। आप कुछ भी एक्सरसाइज करो या तो फिर आप 5-6 मिनट चलने के बाद भी देख लो, यदि ऑक्सीजन लेवल 94 से कम हो रहा है तो उनको इमीडिएटली मेडिकल केयर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इवन दो उनको लग रहा है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी उनको एटलीस्ट पता करना चाहिए कि ऑक्सीजन लेवल इतना कम क्यों हो रहा है। दैट विल बी द वैलिड पॉइंट एंड दैट इज द एडवाइस व्हिच वी गिव टू ऑल आवर होम बेस्ड पेशेंट्स। But ma'am, there's a question that I wanted to ask you, and it's a very pertinent question because, like we witnessed in the second wave of coronavirus, like there was severe shortage of hospital beds, there was no oxygen, no medicines. In such a situation, when you see that the patient, your near or dear ones, whoever is suffering from COVID-19, his oxygen level is dropping considerably, and you really don't know what to do because obviously you have no access to the hospital bed, you have no medicines whatsoever. So in that case, what is the first aid that we can give to a patient whose oxygen level is dropping? Okay. Look, that's really a practical question, but if you are asking me, the best practical way जो हम हॉस्पिटल जी में भी करते हैं, बहुत ही रेगुलर इंडिया में होता है कि हमारे पास आईसीयू बेड्स नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल एक्सेस भी नहीं है। तो व्हाट यू कैन सजेस्ट इज, वो पेशेंट को उल्टा सोने के लिए बोल सकते हैं, लाइक प्रॉन पोजिशन। आप सीधा सोते हैं, उसकी जगह आप अपसाइड डाउन मीन्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। yes प्रॉन पोजीशन है ना, प्रॉन proning पोजीशन में आप लेट जाओगे तो उससे इमीडिएटली ऑक्सीजन 4-5% बढ़ जाएगा, but that is not the final solution. They have to get an access, they have to get an access to the hospital. By the time they should go to the nearest hospital or at least a phone, like mostly मुझे लगता है कि अभी तो हेल्पलाइन नंबर्स भी बहुत है, तो जब तक उनको एक्सेस मिल सके तब तक वो प्रोन पोजीशन में लेट सकते हैं, okay उससे इमीडिएटली ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा okay थोड़ा बहुत। and when should a patient take oxygen therapy? When should you know that it is alarming for you to see the doctor as soon as possible? Yes. और क्योंकि जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटल एक्सेस नहीं, हॉस्पिटल में जाना भी मुश्किल हो गया है जब लॉकडाउन वगैरह होते हैं, तो मैंने बहुत सारे टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन किए हैं जहाँ पे मैं सिर्फ पेशेंट को देख सकती हूँ, जैसे मैं आपको अभी देख रही हूँ। और यदि एक काम जो हमेशा उनको करना चाहिए कि आप एक रिलायबल डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर को दिखाओ जो देख के भी बता सकता है। लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे मालूम है कि आप बहुत कंफर्टेबल हो सरगम, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे हो ऐसे बंदा ऑक्सीजन की कमी के साथ बात नहीं कर सकता। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जस्ट ट्राई टू गेट एन टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन इफ पॉसिबल एनीवेयर। दूसरी बात यह है कि एक ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी होती है, जो यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे केरला में तो वो लोग आशा वर्कर वगैरह भी कभी कभी घर पे आके दे जा सकते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई में भी होता है। यदि आपके घर पे है तो आप देख सकते हो, मोबाइल एप्स मिले हैं, बहुत सारे मोबाइल एप्स में आप जस्ट डाउनलोड करके आप अपना ऑक्सीजन लेवल जहाँ पे फिंगर रखते हैं वहां से आप देख सकते हो। कैसे भी करके अपना ऑक्सीजन लेवल देखने की कोशिश कीजिए। यदि वो 96-97 है तो आई थिंक यू आर अबोव द रेड सिग्नल, आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप यदि आपका सैचुरेशन 94 से 90 के बीच में है तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा बहुत चल रहे, एक एटलीस्ट 1 मिनट मेजर डिस्टेंस विथ कीप ऑन मॉनिटरिंग योर ऑक्सीजन लेवल, जस्ट वॉक एंड सी हाउ मच फॉल इज देयर। If it goes beyond 88, it is a time to go to the hospital and get admitted for oxygen supplementation. Okay.
यानी डॉक्टर अस्मिता 88 से नीचे नहीं गिरनी चाहिए ऑक्सीजन। नहीं जानी चाहिए। इसके साथ ही एक सवाल था मेरे जहन में डॉक्टर अस्मिता, अब जैसे जैसे चीज़ें अब नॉर्मल हो रही हैं, पहली वेव के बाद भी नॉर्मल हुई, अब सेकेंड वेव पे भी काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है, यू नो पीपल हैव स्टार्टेड जॉइनिंग बैक देयर ऑफिसेज, पीपल आर गोइंग आउट ऑफ देयर होम्स, ऑब्वियसली थिंग्स हैव गॉटन बेटर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेटली। लेकिन ऐसे में वी हैव बीन हियरिंग अबाउट दिस न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस कॉल्ड डेल्टा प्लस. Now that we all have joined back to our offices, people are going back to their schools, their respected workplaces, how can we take care of ourselves against this new variant of coronavirus? Okay, so the Delta Plus variant is so new, सरगम, कि अभी तक तो साइंटिस्ट को भी मालूम नहीं है कि is it a variant of concern, that is called VOC. So the Delta Plus variant has been first reported from Madhya Pradesh in a 164 years old lady, and she got discharged actually. So what I'm trying to say is all the variants which come one by one, like Kent variant was the alpha variant, after that the Delta variant come, which was the very catastrophic, और अभी हमें सुनाई दे रहा है कि Delta Plus आ रहा है, which will be the reason for the third wave and all. तो जहाँ तक साइंटिस्ट को अभी तक मालूम है या फिर ICMR लोगों ने बताया है कि it is too early to say that it is more virulent or more contagious than the डेल्टा वेरिएंट, एंड ओनली टाइम विल से. तो एक बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वी हैव टू फॉलो द सेम थिंग विच वी आर फॉलोइंग फ्रॉम द फर्स्ट वेरिएंट इटसेल्फ, दैट यू वॉश योर हैंड्स, यू वेयर योर मास्क प्रॉपर्ली, यू कीप द distance, that COVID appropriate behavior. There is no end to it, unfortunately. Like, we are waiting for it, that when the time will come and we will be normal again. It's not happening, but we can continue doing it till the danger is not over. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्मिता, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और साफ तौर पर हम सभी बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को मात देकर आखिर एक बार फिर से हम सबकी ज़िंदगी पहले जैसे कब होगी. इंतज़ार ज़रूर है, लेकिन हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि कोरोना अभी ज़िंदा है. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को कोरोना से जुड़ी और हाइपॉक्सिया से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए. तो आज के लिए बस इतना ही, और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि TV9 डिजिटल ने खास मुहिम की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाया जा रहा है. तो आज के लिए हमारे इस खास शो में बस इतना ही. कल एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए मेडिकल प्रोफेशनल के साथ, कोरोना से जुड़ी तमाम जो क्वेरीज़ हैं, जो सवाल आपके मन में हैं, उसके जवाब लेकर. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें. तो आप सभी को बता दूं कि TV9 डिजिटल ने एक खास मुहिम की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन, जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाने की कोशिश TV9 डिजिटल कर रहा है. तो आज के लिए हमारे इस खास शो में बस इतना ही. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, और इस तरीके की तमाम वीडियोस के लिए और ख़ास तौर पे कोरोना से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ.